हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप सब लोग उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज 23 अप्रैल के दिन पूरे भारत में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन के बाद हमने कुछ ही दिन पहले पहली रामनवमी मनाई थी और ये सेम उसी तरह से भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ये पहली हनुमान जयंती है, इसलिए लोगों में इस बार काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और आप ये देखिए कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद पहली बार जो ये हनुमान जयंती आ रही है ये मंगलवार यानी ट्यूसडे के दिन आ रही है, जो कि अपने आप में काफी शुभ संकेत है, क्योंकि मंगलवार के दिन को ही हनुमान भगवान जी की पूजा का दिन माना जाता है। इसके साथ ही आज 23 अप्रैल के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड इंग्लिश डे और वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि दुनिया भर में इंग्लिश भाषा को प्रमोट किया जा सके और दुनिया के सभी लोगों को बुक्स को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जा सके। वर्ल्ड इंग्लिश डे और वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे तो खैर हर साल 23 अप्रैल के दिन ही सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है और हर साल ये दोनों डेट्स चेंज होती हैं। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत की मिलिट्री स्पेंडिंग को लेकर, यानी पिछले साल 2023 में भारत ने अपनी मिलिट्री के ऊपर कितना खर्च किया था, इसको लेकर एक नया डेटा सामने आया है। दरअसल सिप्री नाम का एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है जो हर साल ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग को लेकर एक रिपोर्ट रिलीज करता है, जिसमें ये बताते हैं कि कौन से देश ने अपनी मिलिट्री के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया और किसने कम। और सिप्री ने जो साल 2023 के लिए मिलिट्री स्पेंडिंग का डेटा कंपाइल किया था उसकी रिपोर्ट रिलीज कर दी है। सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग वाला देश है अमेरिका, और पिछले साल अमेरिका ने अपनी मिलिट्री के ऊपर $916 बिलियन खर्च किए थे। सेकंड नंबर के ऊपर चाइना ने $296 बिलियन अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च किए। थर्ड नंबर के ऊपर रशिया ने $109 बिलियन पिछले साल अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च किया। वहीं पर फोर्थ नंबर के ऊपर भारत ने पिछले साल $83 बिलियन अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च किए थे। फिफ्थ नंबर के ऊपर सऊदी अरब ने $75 बिलियन, सिक्स नंबर के ऊपर ब्रिटेन ने $74 बिलियन, वहीं पर 7 नंबर के ऊपर जर्मनी ने $66 बिलियन। उसके बाद 8 नंबर के ऊपर यूक्रेन ने $64 बिलियन अपनी मिलिट्री पर खर्च किया था। वहीं पर 9th नंबर के ऊपर फ्रांस ने $61 बिलियन, जबकि 10 नंबर के ऊपर जापान ने $50 बिलियन पिछले साल अपनी सेना के ऊपर खर्च किया। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि जापान और फ्रांस की मिलिट्री स्पेंडिंग यूक्रेन से इतनी कम क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन की जो $64 बिलियन की मिलिट्री स्पेंडिंग है उसका बड़ा हिस्सा यूक्रेन को फाइनेंशियल एड के तौर पर बाकी देशों से मिला है। वैसे तो भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सिप्री की इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री के ऊपर $8.5 बिलियन खर्च किया, जबकि पाकिस्तान का मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में 30वां रैंक था। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल को लेकर। भारत सरकार ने एक डेटा रिलीज किया है जिसमें बताया गया है कि साल 2023-24 में भारत ने क्रूड ऑयल को परचेज करने के ऊपर $132.4 बिलियन टोटल खर्च किया। वैसे ये आंकड़ा भी बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर हम इसको पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो उससे पिछले साल भारत ने क्रूड ऑयल परचेज करने के ऊपर $157.5 बिलियन खर्च किए थे, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल हमने 16% कम पे किए हैं और टोटल $25 बिलियन सेव किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया भारत को काफी ह्यूज डिस्काउंट दे रहा है, जिसकी वजह से पिछले साल हमने रशिया से ज्यादा वॉल्यूम्स परचेज की थी और ऊपर से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस वो थोड़े कम भी रहे थे। इसी वजह से हमने $25 बिलियन की बचत की। आज की थर्ड अपडेट आ रही है MDH और एवरेस्ट मसाला कंपनीज को लेकर। पिछले कल हमने आपको बताया था कि सिंगापुर और हांगकांग इन दोनों ने भारत की इन दोनों मसाला कंपनीज के प्रोडक्ट्स को अपने देश में बैन किया है, क्योंकि इन दोनों मसाला कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट्स में कैंसर प्रमोटिंग पेस्टिसाइड्स मिले थे। अब इस पूरी डेवलपमेंट के बाद भारत की फूड रेगुलेटर एजेंसीज भी जाग गई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत की फूड रेगुलेटर एजेंसीज MDH और एवरेस्ट कंपनीज के मसाले और बाकी प्रोडक्ट्स की जांच करेंगी और ये चेक करेंगी कि ये कंपनीज जो भारत में अपने मसाले बेच रही हैं क्या उनमें भी कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड्स हैं या फिर नहीं। अगर सिंगापुर और हांगकांग की तरह भारत के प्रोडक्ट्स में इथिलीन ऑक्साइड पाया गया तो इन दोनों कंपनीज के ऊपर भारत की सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। चलो लेट ही सही, लेकिन भारत के फूड रेगुलेटर्स आखिर जागे तो सही। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत की रेलवेज को लेकर। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि अप्रैल की 19 तारीख से भारत में लोकसभा इलेक्शंस स्टार्ट हो गए हैं। इसकी वजह से कई सारे लोग भारत में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं और अब इसी को लेकर खबर निकल कर आ रही है कि लोकसभा इलेक्शंस के कारण अप्रैल महीने में ट्रेन रश रिकॉर्ड लेवल के ऊपर पहुंच गया है। रेलवेज ने जानकारी दी है कि अप्रैल महीने के स्टार्टिंग के 21 दिनों में यानी 1 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल के बीच 41 करोड़ 16 लाख पैसेंजर्स ने रेलवे से यात्रा की है। पिछले साल के मुकाबले 43% की वृद्धि हुई है। रेलवेज का कहना है कि वो इस रेल रश को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करने के लिए
कई सारे कदम उठा रहे हैं। आज की 5th अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। दरअसल पिछले कल देर शाम को जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट से खबर आई है कि वहां पर मिलिटेंट्स ने फिर से एक सिविलियन के ऊपर हमला किया है, जिसमें 40 साल के एक व्यक्ति की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति था ये वहाँ का लोकल था और इसका भाई टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती था। आतंकी इसके भाई के परिवार को निशाना बनाने के लिए आए थे। इसके अलावा राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट के ऊपर आज से ठीक 13 दिनों के बाद 7 मई को पोलिंग होनी है। ऐसे में इस तरह के अटैक करके सिविलियंस को टारगेट करके आतंकी आम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आम लोग इलेक्शंस में हिस्सा न लें और वोट न डालें। और ये तो हमको पता है कि इस तरह के हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ये हमला करने वाले आतंकियों को पकड़ने के लिए इंडियन आर्मी और J&K पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही थी। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत, ईरान और पाकिस्तान को लेकर। अब होता क्या है कि पाकिस्तान में जब भी किसी देश का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आता है तो पाकिस्तान की सरकार कोशिश करती है कि वो जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर के मुद्दे को जरूर शामिल करें। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। ऐसे में पाकिस्तान भी यही कोशिश कर रहा था कि शहबाज शरीफ के साथ ये जो मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट आनी है उसमें कश्मीर मुद्दा भी शामिल किया जाए। अब दोनों लीडर्स मीटिंग के बाद न्यूज मीडिया को एड्रेस करने के लिए बाहर आए, जिसके बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपनी स्टेटमेंट में ये साफ तौर पर कहा कि उन्होंने इब्राहिम रईसी के साथ कश्मीर मुद्दे के ऊपर भी चर्चा की और ईरान के प्रेसिडेंट ने कश्मीर कॉज के लिए उनको समर्थन देने का वादा किया है, जिसके लिए वो पाकिस्तान की तरफ से ईरान को धन्यवाद कहते हैं। लेकिन जब ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने अपनी स्टेटमेंट दी, उसमें कश्मीर मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट करना तो दूर की बात है, उन्होंने अपनी स्पीच में कश्मीर शब्द का भी इस्तेमाल ही नहीं किया। अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि ईरान ने साफ कर दिया कि वो पब्लिकली भारत के खिलाफ जाकर कश्मीर के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। आज की 7th अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। दरअसल अमेरिका की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विसेज ने US कांग्रेस में एक रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि साल 2022-23 फिस्कल ईयर में अमेरिका की नागरिकता लेने वाले सबसे ज्यादा लोग कौन से देश से थे। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक US की सबसे ज्यादा नागरिकता मिली है मैक्सिकन्स को। 1,28,000 मैक्सिकन्स US के नागरिक बन गए हैं, जबकि सेकंड नंबर के ऊपर रहा भारत। US के डेटा के मुताबिक साल 2022-23 फिस्कल ईयर में अमेरिका ने 65,960 भारतीय लोगों को US की नागरिकता दी थी। थर्ड पोजीशन के ऊपर था फिलीपींस, 4th के ऊपर क्यूबा और 5th के ऊपर डोमिनिकन रिपब्लिक। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2023 में अमेरिका में 28,31,330 इंडियन बॉर्न पॉपुलेशन थी, यानी 28,31,000 लोग जो भारत में पैदा हुए वो अमेरिका के अंदर इस समय है। वैसे देखा जाए तो अमेरिका भारत के लोगों को दिल खोलकर एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि ये सारे भारतीय लोग अमेरिका की GDP में वहां पर बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज की 8th अपडेट आ रही है लोकसभा इलेक्शंस को लेकर। दरअसल खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नो बीजेपी कैंपेन की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है कि राजधानी न्यू दिल्ली में स्थित जो भी बाकी देशों की एम्बेसीज है उनके डिप्लोमेट्स को इनवाइट कर रही है और उनको कह रही है कि आकर वो देखें कि बीजेपी पार्टी लोकसभा इलेक्शंस में कैंपेनिंग कैसे करती है और पार्टी किस तरह से इलेक्शंस में उतरती है। अब इस भारतीय जनता पार्टी के इन्विटेशन के ऊपर रशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया और सूरीनेम ने अपने डिप्लोमेट्स को भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए भेज दिया है, जिनको पिछले कल बीजेपी पार्टी ने अपने साथ राजस्थान ले लिया है। खबर आ रही है कि ये सारे डिप्लोमेट्स 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक राजस्थान बीजेपी पार्टी के साथ रहेंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे कि बीजेपी पार्टी चुनावों में कैसे कैंपेनिंग करती है। आज की 9th अपडेट आ रही है जर्मनी और चाइना को लेकर। अब ये दोनों देश आपस में टकरा गए हैं। दरअसल पिछले कल जर्मनी की सिक्योरिटी एजेंसीज ने वहां पर 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जो कि चाइना की सीक्रेट सर्विस एजेंसी के लिए काम किया करते थे। जर्मनी के अंदर वहां पर जासूसी किया करते थे। ये तीनों जर्मनी से मिलिट्री पर्पस टेक्नोलॉजी को चोरी करके चाइनीज हैंडलर्स को भेजा करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों जर्मन नेशनल्स हैं, यानी जर्मनी के नागरिक हैं और इन्होंने जर्मनी से ऐसी टेक्नोलॉजी चुराई है जो कि चाइना की नेवी को हेल्प करेगी, चाइना की मैरीटाइम कॉम्बैट पावर के लिए काफी मददगार साबित होगी। वहीं पर चाइना ने जर्मनी के इन आरोपों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और कहा कि जर्मनी इस तरह के बेसलेस आरोप लगाकर चाइना को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रही है और ये कोशिश की जा रही है कि चाइना की इमेज पूरी दुनिया में खराब हो। इसके अलावा चाइना ने कहा है कि इस तरह से आरोपों से बस जर्मनी और चाइना के रिश्ते ही खराब होंगे, इसलिए जर्मनी इस तरह के बेसलेस आरोप चाइना के ऊपर ना लगाए। आज की 10th अपडेट आ रही है नॉर्थ कोरिया और जापान को लेकर। दरअसल नॉर्थ कोरिया क्या करता है कि कभी वो साउथ कोरिया की कोस्ट की तरफ मिसाइल्स फायर करता है तो कभी वो जापान की तरफ मिसाइल्स फायर करता है और पिछले कल नंबर लगा था जापान का। और खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने पिछले कल कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट किया है, जो कि सीधा सी ऑफ जापान में जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ठीक पास जाकर गिरी हैं।
जैसे ही जापान ने नॉर्थ कोरिया द्वारा फायर की गई इन सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, उसके तुरंत बाद ही जापान ने अपनी कोस्ट गार्ड और सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को अलर्ट के ऊपर कर दिया था। हालांकि नॉर्थ कोरिया के इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।